मित्रों, आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया चैनल। साथियों, कमेंटर सेक्रेटरी बामसेफ के अधिवेशन में मौजूद हैं और बामसेफ के मंच से बहुत से साथियों किसान ने नेता जो हरियाणा हिसार से सुरेश को मौजूद हैं, वो अपना वक्तव्य जैसे हमारे दे रहे हैं, देख सकते हैं। साथ बोल रहे थे शिवन साहब ने इतिहास बताया किसान आंदोलन का। मैं एक विषय में नहीं जानता क्योंकि 2020 का किसान आंदोलन हमने जिया 380 दिन में करा आए थे, सिर्फ कपड़े धोना हमने 15 दिन में 20 दिन। और आंदोलनों की हम ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, मगर दो तरह के आंदोलन करते हैं हमेशा। एक आंदोलन हमें कोई चीज मिल रही है मगर तो और चाहिए। भाई हमारे हिंदुस्तान के किसानों को, भारतवर्ष के किसानों को मात्र 6% लोगों को एमएसपी मिलती है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसान को एमएसपी चाहिए। एक हमारा आंदोलन। दूसरा, इसका एमएसपी तय कैसे हो। आप सारे पढ़े लिखे साथी बैठे हैं, नौकरी करने वाले बैठे हैं। एक उदाहरण है महात्मा। दुनिया के अंदर दो अर्थशास्त्र का काम करते, एक का काम करता है महंगाई के साथ मूल्य सूचकांक जिसको बोलते हैं। जितनी महंगाई बढ़ी, कर्मचारी का वेतन आयोग आ गया, थोड़ी बहुत गिनती भी बढ़ी। आपका 8वां वेतन आयोग आ गया, हमारे 4 आयोग पढ़ लिए, हमारी कोई रिपोर्ट लागू नहीं हुई। हमारे 4 किसानों को पढ़ दिए। उसमें एक कृषि विज्ञानी था जिसका नाम था एमएस स्वामीनाथन। उसने एक फार्मूला दिया था C2+50 कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन प्लस 50%, यानी ₹1 लागत आवे तो किसान को अगर ₹1.5 मिल जाए तो किसान कर्जदार नहीं होगा और वो आत्महत्या नहीं करेगा। ये क्यों आया था ये लोग। विद्रोह के अंदर 2006 में बहुत ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली थी और तब वो आयोग गठित किया गया था। उसको 2 काम दिए गए थे। एक काम दिया गया था कि किसान बार बार कर्जदार क्यों होता है और उसका हल क्या है, उसकी ये रिपोर्ट थी। हमारा ये C2+50 के तहत हमारे उपज का मूल्य तय हो और हर किसान को एमएसपी के तहत खरीदा जाए। मात्र 6% किसानों को खरीद मिलता है। एक ये आंदोलन। दूसरा आंदोलन होता है जब हमारे को सरकारें मजबूर कर देती है, जिनको पढ़े लिखे लोग प्रतिक्रियावादी आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन वो था। एक आगो उदाहरण दिया करा। कोई छोटा बच्चा रो रहा था, चुप नहीं हो रहा था। उसका पिताजी उसकी मां से कहने लगा, बच्चा क्यों रो रहा है। वो कहने लगी, टिड्डी की मांग है। टिड्डी की घर में था नहीं। उसका बाप बोला, जो रोटी का टुकड़ा इसने दे रखा है उसको भी खोज ले। उसकी मां ने रोटी का टुकड़ा भी खोज लिया। बच्चा 10 मिनट रोया, 15 मिनट रोया, बाद में कहने लगा, हम रोटी तो दे दे, टिड्डी तो मिलनी ना मिलनी है। हमने C2+50 तो मिलेगा ना मिलेगा, पूरे भारतवर्ष के किसान को एमएसपी मिलेगा ना मिलेगा। हमारे साथ जो व्यवस्था हमारे को दी गई थी उसको भी छीन लिया गया था, इसलिए आंदोलन हुआ था। हम मंडी में बैठे, पंजाब में लूट देखी थी। वो गरीब घर में पैदा हुआ था। जब गरीब किसान को पैदा करता था तो मैं साहूकार उसके घर में जाकर के फसल खरीदता था और पत्थर के बाट से तोलता था। पत्थर के बाट से, लोहे का बाट नहीं होता। और जितनी बार उसको तोला जाता है इतनी बार वो कम होता था, कभी पूरा तोड़ नहीं मिलता था। और किसान को कहा जाता था तेरी 10 रुपए में खरीद ली। किसान अनपढ़ था मगर उसका हिसाब जब करता 6 रुपए मन 7 रुपए मन का करता और 6-7 रुपए मन का हिसाब करते हुए 10 तरह के
दूसरे 2 ब्याज के, 2 न्याज के, 2 मुनीम के, 2 दरवाते के, 10 तरह के दूसरे मद को काट लिया। यानी किसान को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। इसलिए सर छोटू राम जब वजीर बना, जब मंत्री बना, सबसे पहले उसने कहा कि मैं तेरा हिसाब करने की पाबंदी लगाऊंगा और ये मंडियां एपीएमसी एक्ट बना करके मंडियां बनाई। ये मंडियां हमारे किसान को तोल की और मोल की दोनों गारंटियां देती है। मंडी के अंदर किसान को अधिकार है किसी भी आड़ती का चलते तौल के अंदर जब वो तुलाई करवाए, मंडी सेक्रेटरी को बुला करके उसका बाट चेक करवा सकता है ये 50 किलो का है या नहीं है। ये किसान का अधिकार है। और जब बोली होती है मंडी के अंदर, तब मंडी का जो सेक्रेटरी है जो लिखता है ये फला किसान की फसल है और ये बोली पर इस भाव बिकी है, वो मंडी के रजिस्टर के अंदर दर्ज होती है और उस रजिस्टर को कोर्ट भी चैलेंज नहीं करता। अगर आड़ती कम पैसे में हिसाब करे तो 25 पैसे लेबर कोर्ट में पैसा देना पड़ता है। ये तोल और मोल की गारंटी देती है। हमारे इसके ऊपर बता किया सैनी साहब ने बड़ा कई शोध पत्रों का लेकर करा, बीज का भी लेकर करा। दूसरा जो कानून था जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो यही था बीज वाला। बहुत लंबा बोलूंगा तो घंटा में नहीं समझ रही शोध, मगर सच्चाई ये थी कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग के नाम पर जीएम बीजों को लाया जा रहा था। वो बीज एक बार हम ट्राई कर चुके हैं, जिसको बोलते हैं बीटी नरमा। जीएम बीज आया था बीटी, एक बार बीज आता, उसी बीज कंपनी का बीज होता है, उसी कंपनी का पेस्टिसाइड होता है और बीज के अंदर ही बीमारी के जीन दिए जाते हैं। वही कंपनी दवाई बनाती है, पहले बीज बेचती है, फिर उसके अंदर बीमारी आती है, वही कंपनी उसी बीमारी को मारने की दवाई बेचती है। हमने इस बात का बेड़ा था हमारे लोग बंद है, नरमा हरियाणा में होनी बंद होगी जीएम बीज की वजह से। कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग के नाम पर जो बीज का बिल लेकर के आए वही है, पीछे से कान पकड़ के आगे से पकड़ के एक ही चीज है, हम लागू नहीं होने देंगे इसको। ठीक है, कुर्बानियां देनी पड़ सकती है, हमारे बीच में फूट भी डाल दी आरएसएस के लोगों ने, खूब हमारे साथ छल किया, मगर लड़ने की वादा अब भी बाकी है। दूसरा कानून ये, तीसरा कानून ये था, आपने देखा होगा कि हरियाणा पंजाब के अंदर अडानी के सेलो बना दिए गए। हमारी जो एफसीआई थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो अनाज खरीदती थी, जिसका अनाज पीडीएस में जाता था, जिसका अनाज आर्मी में जाता था या सरकार की अन्य जरूरतें पूरी करता था, उसको 3.5 लाख करोड़ का कर्जदार बनाकर के एफसीआई को तोड़ रहे थे। और ये सारा का सारा अनाज अडानी के सेलों में, पहले बता दिया अडानी की कानून में सेलो बना ले, मैं कानून लेके आ गया, अडानी के सेलों में लगना। यानी गरीब के घर की रोटी तिजोरी में कैद हो रही थी। अडानी चाहता, हमारे साथ देखिए साथी, मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, मैं भूल जाऊंगा आपस में, या तो मेरा माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा बोलने जाऊंगा, बताया क्यों ना बोलूं तो मेरा बटन टूट गया है, मेरा बटन क्या था। गरीब के घर की रोटी तिजोरी में कैद हो रही थी। और हिंदुस्तान का नहीं, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास है, जिस चीज की कमी होगी उसका भाव बढ़ेगा। जब भी अडानी के पास अनाज किसान लेके जाता, वो अपने अनाजों को पहले ही बाजार में बेच देता, मोल तोड़ उसमें तोड़ देना, और जब उसके पास सारा अनाज चला जाना तो वो फाटक पर ताले लगा दे थे और वही अनाज 3 और 4 गुना मजदूर को मिलना था।
17 करोड़ परिवार हिंदुस्तान के अंदर खेती और मजदूर है। 17 करोड़। भारतवर्ष के अंदर आज भी 70 करोड़ जनता इसी पेशे पे आधारित है। इस सारी को मजबूर किया जाता है। ये थे तीनों कानून। अब मैं थोड़ा सा इस पर बोल गया, आज के विषय पे आवा। साथियों, ये आंदोलन पैदा हुआ था प्रतीक की वजह से, मगर आज देश को क्या जरूरत है? हमारे साथ धोखा हुआ है, ये चीजें लागू नहीं हुई। एमएसपी की जहां तक बात है, 6% लोगों को मैंने बताया पहले, 6% लोगों को मिलती है सिर्फ 6 है। और ये भी हमने दादा छोटू राम मंडियां देंगे, इसलिए हरियाणा पंजाब में है ही नहीं गई, क्योंकि ढांचा तैयार करना पड़ता है। ढांचा ही तैयार कर रखा है। अब हम आते हैं कि आज देश कहां जा रहा है, आज हमें क्या जरूरत है। आज देश के अंदर शासन किसका है, उन लोगों का चरित्र क्या है, आरएसएस का जन्म कहां से हुआ और उसको 2 टास्क जो अंदर खाते थे वो क्या दिए गए, इसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए। आरएसएस 1925 में पैदा हुई और उन्होंने खुले तौर पर ऐलान किया कि इस देश के अंदर मुस्लिम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, ये ज्यादा अधिकार ले लेगा, मुस्लिम शासन आएगा, इसलिए हमें हिंदू शासन चाहिए। ये घोषित एजेंडा था। और दूसरा एजेंडा कौन सा था, जो गुप्त था। दूसरा एजेंडा था 1915-14 से लेकर के 1925 तक महाराष्ट्र के अंदर दबे कुचले वर्ग की पहचान के लिए आंदोलन चल रहे थे, उनकी मांग के लिए बड़े बड़े संघर्ष चल रहे थे। दूसरा एजेंडा था, तिलक ने कहा था, आप याद करिए, कहा हम इसलिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे कि कोई सुंदर देश आजाद होने के बाद हमारे पर शासन करे। दूसरा लड़ाई थी सत्ता पे कब्जा करना, और हमारे को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए उसके ऊपर कोर्ट चढ़ा दिया गया, उसके ऊपर एक मीठा चढ़ा दिया गया, उसका नाम दिया गया हिंदुत्व, और आज उसके ऊपर हमला हो चुका है। बड़ी कड़वी सच्चाई है। मैं 2-1 बात करना चाहूंगा, लंबी नहीं बोलता इसमें। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एक झंडा फहराया और अपने 3 मकसद जाहिर कर दिए। 3 मैसेज उसमें से निकले। जिस जमाने के अंदर हमारे को पढ़ने से दूर रखा जाता था, मात्र कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार था, मात्र कुछ लोगों को ही देश चलाने का अधिकार था, उसने की पद्धति को लाने के लिए मैकाले के ऊपर अटैक किया गया। मैकाले को दुश्मन नहीं उनका, दुश्मन इसलिए मैकाले उनका है क्योंकि उन्होंने कहा था शिक्षा सबके लिए चाहिए। और हमारे सर छोटू राम ने तो 1916 में गांधी के खिलाफ खड़े हो गया था तो शिक्षा के लिए। 1916 में सर छोटू राम रोहतक जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, और जब ऐसा आंदोलन की बात आई, उन्होंने कहा हम अपने बच्चों को स्कूल से नहीं उठाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। वो कहने लगे नहीं, पूरे देश के तरह ऐसे होगा तो स्कूलों में बच्चे नहीं जाने चाहिए। उन्होंने कहा मैं तेरी पार्टी में दे दूंगा, क्योंकि हमारा समाज में अशिक्षा की वजह से बहुत दुख झेल रहे हैं। हम तो पूरे प्रदेश के अंदर अलग जमाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ो।
हमने तो पकड़ का मौका जिसने दिया वो इनका दुश्मन है। दूसरा इन्होंने एजेंडा सेट किया, दौलत खराबिया में अपने आप में राजाओं के टाइम फैलाए थे, प्रजातंत्र में नहीं था। इन्होंने साफ कर दिया कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और हिंदू राष्ट्र के अंदर हमारी कोई जगह नहीं है। उठा लो इतिहास पिछला, पढ़े लिखे लोग, हमारी तो कोई जगह ही नहीं है उसमें। हम कहां हैं? हम अपने आप को इस देश का मूल नागरिक कहते हैं, मूल निवासी कहते हैं, मगर सत्तर जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी डिक्शनरी के अंदर हमारी जगह ही नहीं है। घोषणा कर दी उन्होंने और हमारे लोग ज्यादातर तालियां बजा रहे हैं, दूसरा कोई बजाने नहीं आ रहे, हमारे बजा रहे। घोषित कर दिया है कि हम वो चीज लेके आएंगे, झंडा फहरा दिया उन्होंने। शिक्षा में बोल गया, धर्म पे बोल गया, धर्म का बाप बेरा है, पाखंडिया के जरिए सबने बेरा। दोबारा ये वही उसी तरह के अधिकार चाहते हैं, जिस तरह के इनके अधिकार अतीत में रहे उसी तरह के अधिकार चाहते हैं कि ये कितना भी जुर्म करे, हमारी बहू बेटियों की इज्जत खराब करे, हमारा कत्ल करे, इनके ऊपर कानून लागू नहीं। कि तो ऐसा कानून चाहते हैं और ऐसे कानून का मतलब है संविधान को समाप्त करना। और ये संविधान को समाप्त क्यों करना चाहते हैं? लोकसभा के अंदर आपने नारे सुने होंगे कि 400 सीटें हम जीतेंगे, 400 सीटें जीतेंगे ताकि संविधान को बदला जा सके। उसकी तैयारी चल चुकी है, सारे पढ़े लिखे लोग, आपको पता ही है इस की है। हम तो 10,000 में बिक गए भाई। बिहार में कौन है? 1% जनसंख्या नहीं की हमारी जनसंख्या है, 99% हम है। 10,000 में बिक गए, फिर तो इनकी नीति लागू होगी। एक पर चुनाव होगा और 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और एक चर्चा करना कर दी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में, पत्रकारों में। हम तो किसान हैं, हमें तो नहीं जानते नहीं चीजा में, लेकिन कुछ चीजें जब जुड़ जाती है तब पता चलता हाँ भाई इस दिशा में जा रहे। क्या करते कि मोदी का सा तो है, मगर ये नकल किसकी तरह आती थी निकल करके कि हिटलर ने एक जमाने में यहूदियों का डर दिखा करके ईसाइयों को एकता करके उतारा सा बना था। सब लोग सोचते थे हिटलर की नकल कर रहा है, मगर 5-6 दिन पहला एक सच्चाई और लेंगे। हिटलर भी अपने आप को राष्ट्रवादी कहता था, मगर पुतिन भी अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है। जब सोवियत संघ का गठन हुआ, पूरी दुनिया के अंदर एक चर्चा थी कि अब अमेरिका ही पूरी दुनिया का दादा है भाई, ये चाहेगा तो पूरी दुनिया में। और पुतिन ने पूरे रशिया के अंदर एक प्रचार किया कि मैं दोबारा सोवियत संघ की तरह ताकत इकट्ठी करके राष्ट्रवादी अपने आप को घोषित किया और अमेरिका से आंख मिला करके बात करूंगा, ताकतवर बनूंगा और सारी की सारी जनता उसमें होगी। और संविधान के अंदर बदलाव कर दिया कि जब तक पुतिन जिंदा है तब तक देश का राष्ट्रपति रहेगा। रशिया के अंदर कानून है। और जब वो 400 सीटें आएंगी तो वो कानून देश में भारत में क्या होगा। और वो न्यूगंज इलेक्शन की जरूरत है कि हमें हजारों करोड़ रुपया हर बार खराब कर देते हैं। मोदी को जनता चाहती है, मोदी है सबका माई बाप। और जब तक जिंदा रहेगा मोदी प्रधानमंत्री रहेगा, ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा भाई। हम अपने भाईचारे में सम्मेलन करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, मीडिया की रिपोर्टें देखते रहेंगे। 27 में होगा, लिख लियो, नाम होगा वन नेशन वन इलेक्शन।
प्लान होगी देश के ऊपर एक विचारधारा की तानाशाही। इसीलिए मैकेले को पकड़ हमला किया गया कि इन्होंने तो यार ऐसे लोगों को हमारे सामने खड़ा कर दिया। मैं भाषण दे रहा हूं, कुछ शहरी साहब जैसे लोगों से सीख के दे रहा हूं, इन्होंने तो हमारे सामने ऐसे जाहिर लोगों को खड़ा कर दिया जिनकी बोलने की हैसियत नहीं थी। इन्होंने कैसे आदमियों को अपना राष्ट्रपति तक बढ़ावा कर दिया, जहां से हम निकलते थे को वहां जाने की आजादी नहीं थी, मंदिर में हम नहीं जा सकते थे। इसलिए मैकेले के ऊपर हमला था। और रही बात धर्म की, सैनी साहब ने कहा हम दो आइडेंटिटियों से लड़े। सच्चाई है, हम सिर्फ किसान के नाम से लड़ते हैं। अभी हम मजदूर आइडेंटिटी सिर्फ 2020 के अंदर, पहले नहीं था। हम सिर्फ किसान के नाम से लड़ते थे। मगर वहां जाकर के हमने महसूस किया कि अकेला किसान भी इस देश के अंदर लड़ नहीं सकता, मजदूर को साथ में लेना पड़ेगा। इसलिए हमने अपने संगठन का नाम किसान मजदूर यूनियन रखा, वरना हम किसान के लिए। और किसान जाति से किसान का संबंध नहीं होता, जो खेती करे वही किसान। हिंदुओं के खेती करता किसान है, मुस्लिमों के खेती करता किसान है, सिखों के खेती करता किसान है, जाटों के खेती करता किसान है, चमारों के खेती करता किसान है। किसान तो किसान है, ये तो खेती करने वाले का एक नाम है। इसलिए हम इसी नाम को यूज करते थे। जहां तक एकता की बात है, अब मैं उस पर आता हूं। हाँ, हमें एकता की जरूरत है। संयुक्त मोर्चा 500 किसानों के संगठनों का एक संगठन था। 500 के लगभग किसान संगठन थे, छोटे मोटे। कोई ब्लॉक लेवल का किसी ने संघर्ष किया था, उसके पास 500 आदमी इकट्ठा करने की क्षमता थी, वो भी था। और राष्ट्रीय लेवल का था जिसके लाखों कैडर थे, वो भी था। और हमारी बड़ी तीखी बहस होती थी, कई घंटे तक संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में हमारी एक दूसरे के ऊपर बहुत खिंचाई की बहस होती थी। तब जाकर के कोई रणनीति निकल के आती थी। कोई चीज नेता नहीं था हमारा, कुछ चेहरे सामने आ गए हुए, हमारा वर्गे बैठो सुकेदार बोलिए, हमारा नेता कोई नहीं था। जिसकी अच्छी बात लग जाए उसे की बजा कर दे। एकता की क्यों जरूरत है? क्योंकि जहां आप पूरे भारतवर्ष के पढ़े लिखे लोग बैठे हो, जहां हमने किसान को बचाना है, जहां हमने मजदूर को बचाना है, वहां हमने देश भी बचाना होगा। इनका इतिहास रहा, उठा करके देख लो। जब भी इनका सत्ता के ऊपर कब्जा रहा, जब भी इनके हाथ में ताकत रही, तब या तो देश गुलाम हुआ है या देश के टुकड़े हुए हैं। और ये किसी दूसरे देश के साथ नहीं लड़ सकते, ये सिर्फ देश के अंदर रहने वाले लोगों के खिलाफ ही लड़ते हैं, उन्हीं के खिलाफ साजिश करते हैं और उन्हीं को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। साथियों, कुछ लंबा बोल कर एक आधी बात फिर भी भूल गया होगा, मैं माफी चाहूंगा। ये आंदोलन इस देश को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आंदोलन सड़क पे लड़ा जाएगा। अगर हम सड़क पे नहीं लड़े तो आर्टिकल 19 नाम की कोई चीज देश में रहेगी नहीं। और इस देश के अंदर लड़ने वाले लोगों की ही इज्जत है, उन्हीं की कदर है। मैं कोई ज्यादा कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूं, मगर एक आदमी लड़ रहा है, उसके साथ लाखों आदमी हो गए, और उसी की पार्टी के लोग नहीं लड़ रहे, उनके तो एक भी नहीं, कोई भी नहीं उनके साथ। अगर आप लोग निश्चय लेकर के सड़क पे निकलेंगे
तो भाईचारा साथ देगा। निश्चय साफ हो, नीति साफ हो, नियम साफ हो, हाँ ये तो है, साधन तो देनी पड़ सकती है। जिसने ज्यादा कानून का ज्ञान हो, जिसने न्यू मेरा और इस धारा के अंदर इतने तन तक बेल नहीं होती, वो है भाई लड़े लड़ाई लड़िया करते भाई, कोई बुरा ना मानियो मेरे लड़ाई हुए लड़िया करे। जिनका एडे का कमजोर हो मेरा लड़ा एडे का तकड़ा हो, कांदा मजबूत हो, यू आंदोलन आर पार का आंदोलन करने की जरूरत है। आर पार का आंदोलन, इसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर एक भी, भारतवर्ष के अंदर एक भी संस्था ऐसी नहीं बची जिसमें इसका पर्चा नहीं हुआ। हम थोड़े दिन पहले जो देखा कि फलाना इलेक्शन जीत गया और जीत जाएगी कि हमें ताकत मिलेगी, कोई भी संस्था नहीं है। सारी संस्थाओं में यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज भी इनके इशारे के ऊपर काम करते, क्या फैसला देना है क्या नहीं देना है, बस यहां तक काबूमारियां। अब इसके बावजूद भी अगर आपने सोचोगे जागरूकता कराने, फेर लड़ाने, संगठन बनेगा, नहीं, क्रांति नाम जिसको क्रांति कहते हैं, संगठन बाद में बनते हैं, बड़े एक ही आदमी से। अब वो कौन शुरू करेगा, कौन इस देश को बचाएगा, हम तो इंतजार करेंगे, बूढ़े होंगे लड़ते लड़ते, महाराजा का नहीं मतलब बची नहीं। हाँ, जो क्रांति के लिए खड़ा होगा उसका चरम में जरूर खड़े होगा, तो उसको सायरा जरूर देंगे। एक और सारे भाईचारे से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। मैं हरियाणा से आता हूं, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। वैसे मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, मगर दो चीजें बताता हूं। कुछ चीजें स्वीकार करने से चिप जाती है। जब हमारे एससी को, बीसी को इन पाखंडियों ने ये कहा कि आप शूद्र हो, जाट को भी कहा गया था कि आप शूद्र हो, मगर जाट ने कह दिया मैं, तू कौन सा होता है मेरे को शूद्र कहने वाला, कौन है तू? मानने से इनकार कर दिया। और जब वो मानने से इनकार कर दिया, मजबूर होके हमने ये बताया, हमने उसने ये पूछा, बताइए कौन सी डेफिनेशन जाते हैं? बोला तलवार उठाने वाला क्षत्रिय। बोला हम तो अपनी ताकत पे जमीन जंगल तोड़े भाई, हमारे तो बूढ़े में काट कर जमीन बनाई है, हम तो खेती करनी है लोग। हाँ, और कोई हमारी जमीन पर कब्जा करे उसके बाद तलवार का राम नहीं है, तेरी केवल क्षत्रिय वही ला लिया हमने। हालांकि हम कोई वर्ण व्यवस्था विश्वास नहीं करते, मगर हम शूद्र नहीं, इनकार कर दिया। किसी श्रेणी में नहीं आता उनकी, उसकी किताबें का नाम को नहीं जानता उनकी, क्योंकि जो से चीज में लिखे वो तो हमें नहीं मानते, हमें तो सीखा नहीं। आज हरियाणा के अंदर मात्र एक सवार ऐसी समाज निकला है जिसने कह दिया हाँ मैं सवार हूं मगर तेरा गुलाम नहीं। इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है भाई, क्योंकि उनका भाईचारा ही तोड़ दिया हरियाणा में, बराबर में दूसरे भाई खड़े कर दिए। मगर सच्चाई ये है, ये कहना पड़ेगा ऐसी जिसने ये कहेगा हाँ मैं ऐसी हूं, मैं पीछे इस भारत वर्ष की जो व्यवस्था थी उसकी वजह से पीड़ित हूं, मैं पीछे रह गया, समाज में मेरे को अधिकार चाहिए मगर मैं तेरा गुलाम नहीं। यही बात किसी को कहनी पड़ेगी। उसी दिन हम आजाद हो जाएंगे, इनकी जड़ भी कुछ नहीं करे, शांत हो इनका, मगर मारे लोग उनकी गुलामी स्वीकार करें। मारे लोग ने कहा हमें तो हाँ जी हाँ बड़ी जाति आती क्या की बड़ी है कि मेरे हमारे कुकर बड़ी जाती है, हमें हम बड़े करके खानी है, मैं तो खानिया बड़ा हो जाता, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला कभी बड़ा होता ही नहीं, और वो लेने वाले बड़े
छाती मार मारो हमने तेरे तो बने हैं हमने पढ़ रखे तब मीडिया का। इन्हीं बातों के साथ में गलत बात नहीं माफ